नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर एक आंकलन पेश कर रहा हूं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सुनिएगा जरूर। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि इन 6 विधानसभा सीटों में कौन जीत सकता है, यानी कौन सी पार्टी का विधायक इन 6 विधानसभा सीटों में अपनी जीत की पताका लहरा सकता है। ये तो आपको मालूम है कि नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटें नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं, काला ढूंगी और रामनगर है। आपको पता है कि अभी तक नैनीताल विधानसभा क्षेत्र की बात करें या नैनीताल जिले की विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी अभी तक ज़्यादा सीटें जीती रही है। रामनगर में बीजेपी है, काला ढूंगी में बीजेपी है, लाल कुआं में बीजेपी, और हम बात करें नैनीताल में बीजेपी, काला ढूंगी में निर्दलीय, वो भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यानी सिर्फ एक हल्द्वानी ऐसा इलाका था जहाँ पे कांग्रेस के खाते में सीट गई थी, लेकिन अब ये मामला अलग हो चुका है। अब दिलचस्प मामला नैनीताल की बात करें तो नैनीताल के चुनाव में 2017 में सरिता आर्य और संजीव आर्य चुनाव में थे, लेकिन 2017 में सरिता आर्य कांग्रेस की तरफ से थी और संजीव आर्य बीजेपी की ओर से थी। अब 2022 में फिर वही उम्मीदवार है, लेकिन पार्टी अलग है। अभी दल बदल नेताओं के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बार भले ही पार्टी अलग अलग है लेकिन उम्मीदवार वही है। तो किसके सर में जीत का सहरा बनने वाला है ये तय करेगी वहां की जनता। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो जनता है ये बीजेपी के नाम पे यानी पार्टी के नाम पे वोट करती है या चेहरों के नाम पे वोट करती है। तो 2017 में संजीव आर्य चुनाव जीते, पहली बार चुनाव लड़े और मोदी की परचम लहर थी और उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सरिता आर्य को वहां से हराया है। तो मैं आपको जरा नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो नैनीताल में 2012 में कांग्रेस में जीती थी, यहाँ से सरिता आर्य थी, और बीजेपी के हेमचंद आर्य को उन्होंने हराया था। 2007 में यहाँ बीजेपी ही जीती थी और यूकेडी यहाँ पे सेकंड नंबर में थी, हालांकि 2002 में यूकेडी यहाँ से जीती थी। अब 2017 में बीजेपी ने बताया आपको कि यहाँ से संजीव आर्य जीते थे, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरिता आर्य को हराया था कांग्रेस में। अब उल्टे रटे, अब सरिता आर्य जी लड़ रही हैं बीजेपी से और कांग्रेस से लड़ रहे हैं संजीव आर्य जी। तो यहाँ पे कौन जीतेगा? तो चूंकि यहाँ पे बीजेपी हमेशा हावी रही है, अब इस बात देखना दिलचस्प है कि वोट किसे किया है, चेहरे पे किया है या कमल के फूल पे किया है या हाथ के पंजे पर किया है। तो मेरा ये आकलन ये कहता है, सिलसिलेवार तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है कि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र 99.99% सरिता आर्य जीत रही हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नैनीताल सीट में फिर से चुनाव जीतने जा रही है और आश्चर्यजनक रूप से संजीव आर्य इस चुनाव को हारने जा रहे हैं। हालांकि जितने भी विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि संजीव आर्य यहाँ से जीतने वाले हैं, पर मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ से सरिता आर्य जीतने वाली हैं। मामला नजदीकी हो सकता है लेकिन जीत रही है सरिता आर्य जी। अब हम बात करते हैं भीमताल की। तो भीमताल की हम बात करें तो भीमताल में राम सिंह केड़ा जी ने जो निर्दलीय उम्मीदवार होकर जीते, और पूरे उत्तराखंड में और खासकर नैनीताल विधानसभा क्षेत्र या हम कुमाऊं के एरिया की बात करें विधानसभा क्षेत्रों की, तो यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखा गया कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीता हो। और इस निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह केड़ा ने गजब का कहर ढाया और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि हम बात करें तो उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था यहाँ से, और कांग्रेस यहाँ से तीसरे नंबर पर रही थी। 2012 में यहाँ बीजेपी जीती थी और बीएसपी यहाँ जीती थी। दरअसल जो ये भीमताल एरिया है ये 2012 में नई सीट नैनीताल से अलग हटके आई थी यहाँ पे। तो इस बार दान सिंह भंडारी जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी में थे, अब राम सिंह केड़ा जो निर्दलीय थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बीजेपी का ये गढ़ रहा है नैनीताल विधानसभा क्षेत्र, चूँकि भीमताल नैनीताल से हटके अलग हुआ है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है 99.9% 100% भी कह सकते हैं कि यहाँ से जीत रहे हैं राम सिंह केड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। हालांकि भीतरघात की बात की जा रही है बीजेपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस का इतना अच्छा मजबूत कैडर यहाँ है नहीं। तो अभी तक नैनीताल और भीमताल में दोनों जगह बीजेपी जीत रही है। बाकी हम 4 सीटों की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब जरूर किया करें आप लोग। अब वो करना क्या है, आपको यूट्यूब खोलना है, उसके सर्च लिस्ट में जाना है, रवि के बिंदास बोल टाइप करना है, फिर आपको लाल बटन सब्सक्राइब उसको क्लिक करना है, फिर ऑल नोटिफिकेशन जो घंटा दिखाई देगा उसको क्लिक करना है, और ऐसे आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं काला ढूंगी एरिया की। काला ढूंगी पहले हल्द्वानी का क्षेत्र था, लेकिन 2012 में अलग हटा है यहाँ पर ये, और ये पहले भी कह चुका हूँ कि 2006 में जो परिसीमन हुआ था
2008 में, उसको ये टूट के अलग हुई हैं और नया परिसीमन फिर होने वाला है। पता नहीं लगता है कि हल्द्वानी में जो 2 सीटें थी वो बढ़ के 4 सीटें ना हो जाएं। तो उस परिसीमन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे सब्सक्रिप्शन पे आप देख सकते हैं, जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें मैंने कई चीज़ें डाली हुई हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें नई नई वीडियोज़ होंगे, परिसीमन पर वीडियो और नेताओं के इंटरव्यू हैं, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल बात करूं काला ढूंगी, तो काला ढूंगी की बात करते समय को बता दूं कि यहाँ से बीजेपी जीतती आई है और पिछली बार भी यहाँ से बीजेपी जीती थी, यानी बंशीधर भगत 2012 में भी यहीं से जीते, 2017 में भी यहाँ से जीते और बंशीधर भगत जी को ये वरदान प्राप्त है कि वो जहाँ से भी लड़ेंगे वो जीतेंगे। उससे पहले वो हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कई बार जीते, सुमिता इंदा हृदय को उन्होंने हराया है कई बार। तो यानी कि बंशीधर भगत जी को जो आशीर्वाद प्राप्त है ना हारने का, क्या वो काला ढूंगी में इस बार बरकरार रख पाएंगे? दरअसल इस बार मामला बड़ा दिलचस्प है। हमने काला ढूंगी की जमीनी सर्वे किया था, आपको दिखाया भी था कि इस बार लोग बड़े नाराज हैं, लेकिन जो भाजपा का कैडर वोट है वो बड़ा मजबूत है। लेकिन कांग्रेस ने महेश चंद्र शर्मा, और आपको पता है कि काला ढूंगी में पहले महेंद्र पाल सिंह जी को टिकट दिया गया, फिर वहाँ बड़ा हो हल्ला मचा। निर्दलीय उम्मीदवारी में महेश चंद्र शर्मा जी पहले लड़ चुके हैं और अकेले अपने बलबूते 20,000 वोट लाए थे। तो इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिला है और ये माना जा रहा है कि वो बंशीधर भगत जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं या जीत भी सकते हैं। बंशीधर भगत जितने बार चुनाव लड़े, जीते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वो काम यहाँ नहीं किए। लेकिन बंशीधर भगत जी की अपनी छवि, मोदी नाम की लहर और बीजेपी का कैडर वोट, तो काला ढूंगी बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और निश्चित रूप से भाजपा यहाँ जीत सकती है। लेकिन इस बार मैं असमंजस में हूँ क्योंकि मैंने जमीनी सर्वे किया है। और मैं क्यों असमंजस में हूँ ये आप वीडियो देखिए पहले आप। विधानसभा क्षेत्र में डहरिया गांव हल्द्वानी में हम यहाँ हैं, यहाँ कुछ बुजुर्ग हमें मिले हैं। बताइए इस बार किसको वोट करने वाले हैं आप लोग? हम तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं काफी पहले से, अभी भी कांग्रेस को समर्थन मेरी की सोच है। अच्छा, आप कांग्रेस के समर्थक आप रहे हुए हैं, तो राहुल गांधी को नेता के रूप में कैसे देखते हैं आप? हम तो एक युवा नेता देखते हैं जो सुबह का सितारा। भाजपा वाले से पप्पू कहते हैं, कुछ कहते हैं, कैसे महसूस करते हैं टाइम पे? ये कहने को तो कोई किसी से कुछ भी, राहुल गांधी भी किसी से कुछ कह देता है, वो भी कुछ कह देते हैं। ये तो इनके जो पहले की जो कांग्रेसों की या बीजेपी वालों की जो होती थी रणनीति, उसके विपरीत जा रहा है अभी। लगता है कि सीट निकाल पाएंगे मैं देश की सीट तो पड़ती है। लेकिन हम लोग मिले थे बसे भगत के समर्थकों से, बोले 25,000 वोटों से जीत रहे हो। ना ऐसा है, 21,000 वोट में निर्दलीय रूप में ले आया था, खुद अपने आप बूते था पिछली बार, और 15,000 जो कांग्रेस का उम्मीदवार था बोला, 21 और 15 आप जोड़ लो, उतने में यहाँ जीत हो जाती है। देखिए महेश शर्मा की टक्कर तो है, हमने काला ढूंगी चुनाव सर्वे डाला, उसमें देखिएगा, इस लोग की राय भी हम लेंगे आपसे। अच्छा, एक इधर आ रहे थे भी चलते हैं। हाँ, अगर आदेश के क्या लगता है आपको? बीजेपी का अच्छा लगता है हमें तो। बंशीधर भगत जी पुराने आदमी हैं, हमारे सम्मानित आदमी हैं। क्या लगता है आपको इस बार से निकल जाएगी बंशीधर भगत सीट? निकल जाएगी, निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए और निकलने में अंतर होता है। नहीं, निकलनी आप ऐसा तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा है बंशीधर भगत का, निकल जाएगी सीट। देखिए ये दिलचस्प कहानी इसलिए है, 2 सगे भाई हैं, एक कांग्रेस को और एक बीजेपी को। दरअसल यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जो हमारे देश में पाई जाती है। एक परिवार में 2 सदस्य और दोनों कट्टर, एक भाजपा के समर्थक है और कांग्रेस के। तो देखा आपने, 2 सगे भाई हैं और दोनों ही आपस में एक बीजेपी और कांग्रेस के कट्टर हैं, यानी 2 सगे भाई, दोनों एक कांग्रेस का एक बीजेपी का है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मुझसे आपसे कहा जाएगा तो मैं यहाँ पे असमंजस की स्थिति बताऊंगा। इसे मैं किसी की झोली में नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन कैडर वोट के आधार पे मैं इसे बीजेपी को दे रहा हूँ। यानी फिलहाल 3 सीटें तीनों बीजेपी को, लेकिन इस काला ढूंगी सीट को मैं अभी बंशीधर भगत जी को नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस बार बंशीधर भगत शायद हार भी सकते हैं, लेकिन कैडर वोट शायद उन्हें जिता दे। अब मैं बात करता हूँ रामनगर की, और रामनगर की बात मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, उसे आप देख भी सकते हैं। रामनगर में नज़दीकी मामला है निर्दलीय उम्मीदवार और भाजपा के बीच में। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कई टक्कर है, कोई कैडर बोर्ड बड़ा मजबूत होता है, लेकिन मेरा ये अपना मानना है। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो मैंने जमीनी सर्वे किया उसके आधार पर संजय नेगी बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वो कांग्रेस के भी हैं। तो कांग्रेस के कई वोटर उन्हें पड़े हैं, बीजेपी का वोट भी उन्होंने खाया है। लेकिन देवान सिंह बिष्ट की अपनी छवि, मोदी नाम की लहर और भाजपा का कैडर वोट, तो निश्चित रूप से रामनगर की सीट के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि ये भाजपा की झोली में जा रही है। भले ही वोट का अंतर, जीत का अंतर बहुत कम होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये सीट भाजपा को जा रही है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानने को तैयार नहीं है, उन्हें लगता है कि शायद भाजपा। मैं आपसे बात करता हूँ लाल कुआं की। देखिए लाल कुआं की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। लाल कुआं की जो सीट है वो बीजेपी उसको जीतती आई है, और इससे पहले 2012 में
हरीशचंद्र दुर्गा पाल जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो ये 25,000 वोटों से जीते थे और 25,000 वोट उन्हें लिए थे और बीजेपी के निकटतम उम्मीदवार को जो नवीन दुबका जी हैं उन्हें 16,000 वोट मिले। लेकिन लाल कुआं में 2017 में जब दोबारा से कैडर वोट की लड़ाई हुई तो बीजेपी में 40,000 वोट मिले दुमका जी को और 17,000 वोट मिले कांग्रेस को। और लाल कुआं को भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यानी कि और हरीश रावत को हराने के लिए हरीश रावत जब वहां आए तो एक प्रकार से हॉट सीट बन गई। हरीश रावत जी पहले रामनगर से टिकट लड़ रहे थे, रणजीत रावत ने उनको यहां लड़ने नहीं दिया। लोग ये भी कहते हैं कि उनसे डर के मारे वो लाल कुआं भाग गए। लाल कुआं में संध्या डाला कोटी का टिकट था, उनका टिकट काट दिया गया। संध्या डाला कोटी को गुस्सा आया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और ये भी कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह रावत जी ने उन्हें पैसा देकर चुनाव लड़ा है। हालांकि ये कहने वाली बातें बड़ी अजीब होती हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत देता नहीं है। तो फिलहाल इस असमंजस में हम भी हैं कि रणजीत सिंह रावत जी ने क्या उन्हें हराने के लिए कोई काम किया, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि रणजीत सिंह रावत जी हल्द्वानी और अपने सल्ट में चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ वो महेंद्र पाल सिंह को जिताने के लिए भी काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि लाल कुआं में तो ध्यान उनका गया नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने जमीनी सर्वे किया तो मोहन सिंह बिष्ट वहाँ के कड़े उम्मीदवार हैं और उनकी छवि जो है बिल्कुल डाउन टू अर्थ मानी जाती है, मृदुभाषी मानी जाती है। चेयरमैन रहे हुए हैं एक बार उनकी धर्मपत्नी, लेकिन दावा है लोगों का कि हरीश रावत को जिता रहे हैं। पर मैं निश्चित रूप से पवन चौहान जो बीजेपी के थे वो चुनाव अलग लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में, वो कितने वोट काटेंगे। अगर पवन चौहान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाजपा के वोट नहीं काट रहे हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि हरीश रावत लाल कुआं में अपनी लड़ाई हार सकते हैं। हालांकि ये कहा गया कि रातों रात पवन चौहान को मनाया गया और उनसे कहा गया कि आप जो हैं भाजपा को सपोर्ट कर दीजिए। और ये भी सुनने को आ रहा है कि जो लोग हरीश रावत को हराना चाहते हैं वो भी पवन चौहान से मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि पवन चौहान को रातों रात मनाया गया, यानी भाजपा की ओर से डैमेज कंट्रोल किया गया और कांग्रेस का वो धड़ा जो हरीश रावत जी को हराना चाहता है, या ये कहें वो लोग जो हरीश रावत जी को हराना चाहते हैं, वो भी पवन चौहान को मनाए कि भाई साहब बैठ जाओ, थोड़ा सा बीजेपी की सपोर्ट में आ जाओ। तो डॉक्टर जो मोहन सिंह बिष्ट हैं यहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं। संध्या डाला कोटी ने कितने वोट खाए हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मैं लाल कुआं की लड़ाई को हरीश रावत की जीत को पुख्ता नहीं मान सकता। इसे मैं असमंजस की स्थिति में ला सकता हूँ, यानी कि काला ढूंगी और मैं बात करता हूँ लाल कुआं की, तो इन दोनों को मैं असमंजस में लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं ना तो बंशीधर भगत की जीत के दावे कर रहा हूँ और ना ही यहाँ पर मैं हरीश रावत जी की जीत के दावे कर रहा हूँ। लेकिन ये कहा गया कि मुसलमान वोट मैनेज हो गया, सिर्फ कांग्रेस को पड़ा, वो तो कांग्रेस का कोर वोटर खैर होता ही है। लेकिन ये भी कहा गया कि पवन चौहान जो निर्दलीय वोट खा रहे थे, भाजपा का नुकसान कर रहे थे, उन्हें मैनेज किया गया। बहुत ईमानदार नेता है और बहुत कद्दावर नेता है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी वहाँ की, मैंने देखी भी दी होगी लाल कुआं में। और जो डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट हैं उनकी जो अपनी छवि है, अपनी जो छाप है, वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है। और लाल कुआं चूँकि भाजपा का गढ़ है तो मुझे लगता है कि हरीश रावत यहाँ आकर फंस गए हैं, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है, उनका औरा इतना बड़ा है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने गए हैं। तो मुझे लगता है कि हरीश रावत को हम यहाँ पे एज दे सकते हैं। मैं खुलेआम नहीं कह सकता कि वो हार रहे हैं यहाँ से, लेकिन हरीश रावत लाल कुआं में हार सकते हैं। जीत का दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कैडर वोट, उनकी मुख्यमंत्री वाली छवि, उनका अपना एक औरा, उनके राष्ट्रीय नेता वाला जो कद है, उसे देखते हुए अगर लोग वहाँ के लास्ट मूवमेंट में अगर थोड़ा दिमाग लगाया होगा उन्होंने या भावना में भागे होंगे तो हरीश रावत यहाँ जी सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है। अब हम बात करते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी जो इलाका है, देखिए इंदिरा हृदय का गढ़ माना गया। मैंने फिर बताया आपको, बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदय को हराया था, लेकिन इस बार इंदिरा हृदय की अकस्मात मृत्यु होने के कारण सहानुभूति वोट भी है। लेकिन जो यहाँ जोगिंदर सिंह रौतेला हैं उनका अपना औरा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछली बार हारी थी। और देखिए पिछली बार जो है ज़बरदस्त लहर थी मोदी जी की, उसके बावजूद यहाँ इंदिरा हृदय जीती थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में मुसलमान वोट बहुत है। पिछली बार 10,000 वोट समाजवादी पार्टी जो वहाँ के मुसलमान उम्मीदवार थे वो खा गए थे, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ जीती थी। तो मुझे लगता है कि इस बार वहाँ के, जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की तो वहाँ का जो मुसलमान है वो खुलेआम कह रहा है कि हम ना तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, ना हम किसी और मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देंगे। हमारा एक ही मकसद होगा कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, और भाजपा को हराने का मतलब है कि वो इंदिरा हृदय के सुपुत्र सुमित हृदय को जिताना चाहते हैं। यानी कि हल्द्वानी की ये सीट निश्चित रूप से मुझे लगता है कांग्रेस के खाते में ही जाने वाली है। तो फिलहाल
इन 6 विधानसभा सीटों में जो नैनीताल जिले की हैं, मैंने आपको क्रमवार बताने की कोशिश करी। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, नैनीताल भारतीय जनता पार्टी सरिता आ रही है, भीमताल भारतीय जनता पार्टी राम सिंह कैड़ा, काला ढूंगी असमंजस की स्थिति, लेकिन कैडर वोट के कारण निश्चित रूप से और ना हारने का वरदान लिए हुए हमारे बंशीधर भगत जी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनको मैं दे रहा हूँ। लाल कुआं में असमंजस की स्थिति नहीं कह सकता दावे के साथ, लेकिन हरीश रावत के ऑर्डर के कारण, उनके कद के कारण, उनकी एक कह सकते हैं राष्ट्रीय छवि के कारण और मुख्यमंत्री पद की जो एक बात की जा रही है, उस कारण से अगर लोग हैं तो मैं उसको हरीश रावत को मान रहा हूँ, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ। यानी कि श्योर ना होने के बाद फिर भी हरीश रावत को हम देते हैं। हम बात करते हैं रामनगर की, तो रामनगर तो मैंने आपको बता दिया कि रामनगर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यहाँ, और हल्द्वानी निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है। यानी कि इन 6 विधानसभा सीटों में 4 जगह भारतीय जनता पार्टी है और 2 जगह कांग्रेस। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो, आपको लगा हो कि मैंने गलत किया हो, तो टिप्पणी बॉक्स में मैं चाहता हूं कि विनम्र निवेदन है आपसे कि मुझे ज़रूर आप मैसेज करें। मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ें अब मैं आपको अगले वीडियो में उधम सिंह नगर की सीटों का विवेचन करूंगा और देखूंगा कि उधम सिंह नगर में कौन मार रहा है बाजी। फिलहाल उत्तराखंड के नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के इन 6 विधानसभा सीटों की मैंने आपसे बात की थी। नैनीताल जिले के फिलहाल नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों के संदर्भ में मैंने आपको यहाँ आकलन दिया है। कौन जीतता है कौन हारता है भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मेरा आकलन सही हो गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर देखा वो मैंने तय किया है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा इलाकों में जाने की और दोबारा से एक विश्लेषण लेके आऊँगा 10 मार्च से पहले। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है, था और रहेगा। अपना प्यार देते रहिए, लाइक्स और कमेंट्स करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जय उत्तराखंड, जय रामनगर, जय नैनीताल।